नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम जीरे में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कुछ देर बाद अमित शाह देश के गृह मंत्री जम्मू पहुंचने वाले हैं और वो रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन आपको बताते चले, कल कश्मीर के दौरे में उन्होंने बड़ी अहम बातें कही, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कही कि पहले परिसीमन होगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे और उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं युवाओं से दोस्ती करने के लिए आया हूं। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात करने वाले की वकालत करने वालों को वो जवाब नहीं देंगे। पत्थरबाज गायब हो गए। युवाओं को शांति बनाने में अपनी भूमिका, कश्मीर के यूथ को अमन बनाने में अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि परिवारवाद खत्म हो गया है। उन्होंने अब्दुल्ला परिवार का जिक्र किया, मुफ्ती परिवार का जिक्र किया और साथ साथ में गांधी परिवार का जिक्र किया कि परिवारवाद खत्म हो गया है। लेकिन साथ साथ सख्त संदेश ये भी दिया कि अमन में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले अपने दर्शकों को हम ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें उन्होंने बोली हैं वो हम आपको सुनाते हैं। 2019 का डेट तिथि मैं कोई शब्द छोड़ना नहीं चाहता। कश्मीर के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाने वाला तिथि है। कश्मीर के अंदर एक नई शुरुआत हुई। दहशत, आतंकवाद, भय, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का अंत होकर शांति, विकास, समृद्धि और सहअस्तित्व के एक नए युग की शुरुआत हुई। इसको जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बल देना है। ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, ये विकास जो आपको दिखाई पड़ता है, मैं विकास के आंकड़े और बाकी सारी बातें भी बताता हूं, क्योंकि ढेर सारा अपप्रचार होता है कि हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। आज 45,000 से ज्यादा युवा यहां पर बैठे हैं। सब कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। जीवन में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज होती है मित्र, और बहुत सारा विकास का काम भी शुरू हुआ है। और हम चाहते हैं कि कश्मीर पहले भारत सरकार से मदद आती थी, आज भी आती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सहा है कश्मीर ने। परंतु एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कश्मीर भारत सरकार के, भारत के विकास के लिए कंट्रीब्यूट करे, लेने वाला नहीं, भारत को देने वाला प्रदेश बने। इस प्रकार का हमारा जम्मू कश्मीर बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा और ये जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के युवाओं की। 70 साल की जमहूरियत में क्या दिया? 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। मैं नाम लेना नहीं चाहता परिवार का, सब जानते हैं। मोदी जी ने 30,000 चुने हुए प्रतिनिधि देने का काम इतने कम समय के अंदर दिया है। मित्रों, एक दावा था कि आतंकवाद बढ़ जाएगा। 2004 से 14 के, मैं पुराने 90 के तो आंकड़े बोलना भी नहीं चाहता। उसमें 2081 नागरिकों का मृत्यु हुआ था, प्रतिवर्ष 208, और 14 से 21 अब तक प्रतिवर्ष 30 लोगों की मृत्यु हुई। आतंकवाद कम हुआ है, पथराव अदृश्य हो गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल पाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, मैं इसमें ज्यादा आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब तक 40,000 से ज्यादा सब मिलाकर, सेना, दहशतगर्द और नागरिक, सुरक्षाकर्मी, सेना, सब मिलकर 40,000 लोगों की जान गई है। इसे हमें खत्म करना है या नहीं करना है? दहशतगर्दी और विकास दोनों एक साथ संभव है क्या? आप बताइए मुझे, संभव है? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। विकास की पहली शर्त है यहां शांति हो। और कौन इसको निकालेगा? सरकार निकाल सकती है क्या? ना भाई ना।
सरकार तो प्रयास कर सकती है, दहशतगर्दी को निकालने का काम मेरे यूथ क्लब के आज मेरे सामने उपस्थित 45,000 युवाओं ने करना है, आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने शांति और विकास का दूत बनकर समग्र जम्मू कश्मीर के युवाओं में संदेश लेकर जाना है कि ये रास्ता नहीं है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का, ये रास्ता हो ही नहीं सकता। और पाकिस्तान की बात करने वालों को मैं कई जवाब दे सकता हूं, मगर मैं वो जवाब देने यहां नहीं आया, मैं तो मेरे युवा भाई बहनों के साथ बात करने आया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पास में ही पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है, हमें तो अभी जम्मू कश्मीर में जो विकास है इससे संतोष नहीं है, परंतु अभी भी यहां का जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का एक बार तुलना कर देना, क्या मिला? गरीबी के अलावे क्या मिला? अंधेरे के अलावे क्या मिला? धुएं के अलावे क्या मिला? आज भी घर में लकड़ियां और टहनियां जलाकर खाना पकाया जा रहा है, और यहां विकास के एक नए दौर की शुरुआत हुई। 2019 के बाद यहां कुछ गिने चुने लोगों ने बहुत हो हल्ला मचाया कि यहां कर्फ्यू क्यों डाला गया है, यहां इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया। मैं तो जवाब देता हूं, मगर पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। 70 साल आपके 3 परिवारों ने ही यहां राज करा है, हम तो 2-2.5 साल राज में रहे। 3 परिवारों ने राज किया है, 40,000 लोग क्यों मारे गए? क्या जवाब है आपके पास? और उस वक्त जिस प्रकार से भावनाएं भड़काने का एक कार्यक्रम बना था, षड्यंत्र था, कुछ विदेशी ताकतें भी वो षड्यंत्र में जुड़ी थी। अगर हम कर्फ्यू न करते तो न जाने कितने बूढ़े बाप अपने युवा बेटों का जनाजा कंधे पर लेकर जनाजे निकालते होते। कौन बचा है कर्फ्यू डालने से? कोई मुझे बताएगा कौन बचा है? कश्मीर का युवा बचा है। इंटरनेट बंद किया, कश्मीर का युवा बचा है। आज परिस्थिति सामान्य है, सब खोल दिया, सब रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, टूरिज्म आ रहा है, कोई कर्फ्यू नहीं है। मगर उस वक्त उकसाकर, दबाव बनाकर, बदनाम कर कर्फ्यू उठवाना उनका लक्ष्य था। कर्फ्यू उठेगा, दहशतगर्दी बढ़ेगी, लोगों का संघर्ष होगा पुलिस के साथ और लोग मारे जाएंगे और हमारी राजनीतिक रोटियां हम सेकते रहेंगे। फिर भी अगर किसी को इससे तकलीफ होती है तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि लंबे भले के लिए थोड़े समय की तकलीफ आपको दी गई है। जैसे मलेरिया होता है और किनाइन की कड़वी दवा डॉक्टर हमें देता है ना, इस प्रकार की ये तकलीफ थी। इससे आपके बच्चे ही सुरक्षित हुए, मेरे कश्मीर के युवा, मेरे भाई बहनी ही सुरक्षित हुए। किसी को क्या फायदा है? मोदी जी को क्या फायदा है? मैं तो नजदीक से, मेरा मंत्रालय देखता हूं। मनोज जी यहां बैठे, पूछिए, कभी जाकर मिलिए, सबको मिलते हैं मनोज जी। हर रोज मोदी जी कश्मीर की चिंता करते हैं। मित्रों, मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि मुख्य धारा में लाइए, मुख्य धारा में लाइए, मैं सबको कहता हूं कि कश्मीर ही हमारी मेन लैंड है। कश्मीर भारत का पहले मुकुटमणि बताते थे, मैं बताता हूं कश्मीर भारत का दिल है। डिलिमिटेशन रोकना, क्यों रोकना? क्योंकि हमारी राजनीति का नुकसान होता है। भाई अब कश्मीर में ऐसा कुछ रुकने वाला नहीं है। कश्मीर को युवाओं को मौका मिले, इसलिए अच्छा डिलिमिटेशन भी होगा, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा और फिर से स्टेटहुड का स्टेटस भी वापिस आने वाला। मैंने देश की पार्लियामेंट में कहा है और यही रोड मैप है। और मैं तो दर्शकों, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कपिल सिंह, कांग्रेस से जुड़े, साथ साथ सुरेंद्र सिंह बंटी, पेशे से एडवोकेट भी हैं और प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। बंटी जी, आपसे शुरुआत क्यों ना की जाए, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा है कि 3 खानदान, अब्दुल्ला खानदान, मुफ्ती खानदान और गांधी खानदान, क्या वाकई में आपका जम्मू कश्मीर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या उन्होंने शहादत नहीं दी है? आतंकवाद के दौरान उनके नेताओं ने शहादत नहीं दी है? देखिए, बड़ा हास्यास्पद लगता है जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में होते हैं तभी इनकी और भाषा होती है, जब ये अपोजिशन में होती है इनकी भाषा होती है।
आप अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, मैं सुन रहा था शाह साहब का पूरा, अमित शाह जी का पूरा वक्तव्य, जिसमें जी। उन्होंने 3-4 बातें मुख्य रूप से कही। परिवारवाद, करप्शन पे बात की और दूसरे मुद्दों पे बात की। जहाँ तक परिवारवाद का ताल्लुक है तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पे बड़े मगरमच्छ के आंसू बहाती है, लेकिन असली रूप में अगर आप देखें प्रैक्टिकली तो जितना बढ़ावा परिवारवाद का भारतीय जनता पार्टी ने दिया है शायद ही किसी ने दिया हो। जी। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े प्राइम मिनिस्टर लेवल तक ना से ही नीचे अगर आप नजर डालें तो राष्ट्रीय स्तर से शुरू करें तो शिवसेना के साथ हुकूमत किसकी थी महाराष्ट्र में? जी। क्या शिवसेना में परिवारवाद नहीं है? अकाली दल के साथ हुकूमत किसकी थी? क्या वहाँ परिवारवाद नहीं है? जम्मू कश्मीर में आपने अगर हमेशा कहा कि यहाँ बाप बेटा की सरकार है, तो बाप के साथ सरकार किसने बनाई और उसके बाद बेटी के साथ सरकार किसने बनाई? और फिर आपने अपनी ही, जब आप कामयाब नहीं हुए, जब आपकी सरकार की इतनी दुर्दशा यहाँ हुई, आपने अपनी ही बनाई हुई, अपनी ही लोगों द्वारा बनाई हुई चुनी हुई सरकार को खुद गिराया। और पिछले 7 साल पे आप यहाँ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या थ्रू गवर्नर रूल यहाँ राज कर रहे हैं। तो ये जो समस्याएं आपने सारी गिनवाई, उसका जीता जागता सबूत तो आपके पूर्व गवर्नर साहब ने 4 दिन पहले दिया। करप्शन की आपने बात की तो सत्यपाल मलिक साहब का बयान आप देखिए, जिसमें उन्होंने पहले भी उन्होंने कहा जेके बैंक में घोटाला हुआ, और रिलायंस का उन्होंने जो इंश्योरेंस एम्प्लॉइज इंश्योरेंस की बात की थी उसमें सीधा सीधा कहा था कि यहाँ पर घोटाला हुआ है। जेके बैंक की लिस्ट आपने क्यों नहीं कैंसिल की? उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और पीडीपी के लोगों ने अपने अपने लोगों को बैकडोर एंट्री यहाँ पर दिलवाई। कि आपने वो लिस्ट कैंसिल की? अब 4 दिन पहले उनका बयान देखिए, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुझे 150 करोड़ रुपए की ऑफर हुई। आप करप्शन की बात किस मुंह से करते हैं? आपके अपने गवर्नर ने कहा कि मुझे, आपने कौन सी कार्रवाई की? किसके ऊपर कार्रवाई की? तीसरी बात, अब जो अमित शाह जी ने कही कि यहाँ पर जो टेररिज्म है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, लकड़ी जला करके लोग जो खाना बना रहे हैं, इंडस्ट्री आई, टूरिज्म। लकड़ी जलाकर लोग खाना नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे जनाब? जब 400 रुपए का सिलेंडर 2014 में, आज अब 947-48 रुपए में करीब 1000 रुपए का सिलेंडर आप दे रहे हैं। अब गांव की बात छोड़िए, अब शहरों में नौबत ये आ गई कि लोग ढूंढ रहे हैं कोई और उसका अल्टरनेटिव हो, शायद हमें भी लकड़ी का चूल्हा ना देखना पड़े। आप बात करते हैं टेररिज्म की, आप बात करते हैं आतंकवाद की। आतंकवाद तो फिर वापस 90 के दशक में आप लेके चले गए जम्मू कश्मीर को। आप बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की वापसी की, आप हमेशा घड़ियाली आंसू पाते हैं। एक वोट बैंक की राजनीति के तहत 1 लाख से 1.5 लाख आदमी पिछले 4-6 दिन में जम्मू कश्मीर से छोड़कर यूपी और बिहार जा चुका है वापस। आज भी सुबह जब मैं सुबह की सैर से वापस आ रहा था, कम से कम 4000 आदमी मैंने स्टेशन की ओर जाते देखा, अलग अलग धर्मशालाओं से और दूसरी छोटे छोटे होटल से निकल करके गाड़ियों में बैठकर वो जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। 1-1.5 लाख आदमी पिछले 10 दिन में जा चुका है वापस। वो 1-1.5 लाख परिवार जो है, जो पलता था, उनकी उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर आज वो गरीबी की, आज वो भुखमरी की कगार पे खड़े हो गए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप अपोजिशन में होते हैं तब भी आपका यही रोना है, आप 7 साल से सरकार में तब भी आपका यही रोना है। आप देश को किस तरह, क्यों देश को आप गुमराह करते हैं? इस तरीके की बातें करके देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग स्टेजों पे बैठ करके कश्मीर में जाकर के इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो लगता है ये वाकई बड़े सीरियस हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अकाउंटेबिलिटी किसकी है? बीजेपी वाले भी आप पर आरोप लगाते हैं कि अगर रिगिंग 90 उसमें रिगिंग नहीं होती 87 में तो शायद आतंकवाद ना होता। देखिए, अगर आतंकवाद रिगिंग की वजह से, मान लीजिए अगर रिगिंग हुई तो पिछले, आप भी तो 7 साल से हैं, आपने कश्मीर के ऊपर कौन सा मरहम लगाया? आपने कितने यहाँ भर्तियां शुरू की? कितने नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश आपने की? क्या आपने नौजवान, आज आप कहते हैं मैं कश्मीरियों से दोस्ती करने आया हूँ, और युवा के पेट में खाना नहीं होगा, वो आपसे दोस्ती कैसे करेगा? आपसे हाथ मिला के फोटो खिंचा के घर में तस्वीर सजा के रखेगा क्या? आपने कितनी भर्ती जम्मू में शुरू की? आपने कितनी भर्ती कश्मीर में की? कितने एम्प्लॉयमेंट के आपने मौके नौजवानों को दिए? आपने तो लोगों का रोजगार छीन लिया। कोरोना के बाद से लेकर अब तक जो हालात बने हैं, कम से कम देश में करोड़ों और जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादा नहीं तो 1 लाख आदमी की नौकरी जा चुकी है। आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर में दोस्ती करेंगे? महंगाई की मार इस वक्त स्टेट झेल रही है, मिलिटेंसी की मार झेल रही है। करप्शन की बात आप करते हैं तो सबसे बड़ा सबूत आपके अपने पूर्व गवर्नर ने दे दिया, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर बैठे हुए हैं। तो ये सब दिखावा है, ये सिर्फ एक जो हालात ऐसे बने हैं, 5-2.5 साल के बाद आप जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहे हैं। आपने 317 हटाया, आपने कहा, पहले आपने नोटबंदी की, आपने कहा जी हमने कमर तोड़ दी महंगाई इसकी, मिलिटेंसी की। आपने कहा जी जो पैसा आता था वो अब मिलिटेंट्स को पैसा नहीं आएगा जी, अब तो मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी। फिर आपने कहा जी 370 जो मुख्य कारण है मिलिटेंसी का जम्मू कश्मीर के अंदर, हमने 370 तोड़ दी। आप देखिए जम्मू कश्मीर में कैसे हरियाली आएगी, खुशहाली आएगी, शांति होगी। कहाँ है वो शांति?
90 जैसे हालात आपने दोबारा बना दिए। आप सिर्फ और सिर्फ वक्त निकाल रहे हैं। आपके ऊपर, आपके पास कश्मीर के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई रोड मैप नहीं है। जी कपिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, गांधी परिवार पर भी उन्होंने सीधा सीधा ऐसा ही आरोप लगाया है कि 70 सालों से ये 3 परिवार इसके लिए जिम्मेदार है जो कश्मीर के मौजूदा हालात हैं। 2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भाषण होता था तो भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जातिवाद, परिवारवाद, धर्मवाद। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे लगता था कि अब अमित शाह जी दौरे पे आए हैं, कुछ मरहम लगाएंगे, लेकिन आज भी पीओके की बात, पाकिस्तान की बात उनको शायद भूल गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ केंद्र में सत्ता में भागीदारी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। वो शायद ये भी भूल जाते हैं कि पीडीपी को कोस कोस कर जम्मू से 25 सीटें ली और उसके बावजूद भी सत्ता में भागीदारी की, और फिर ये भूल जाते हैं। हाँ, कांग्रेस के साथ अगर भागीदारी की बात है तो मुझे लगता है ये मलाल उनको सारी ज़िंदगी रहने वाला है। मैं आपके माध्यम से ये पूछता हूँ कि कश्मीर के अंदर ऑफिसर के वो घर में गए, अच्छी बात है, लेकिन पिछले धारा 370 टूटने के बाद 70 से ज़्यादा जो आम नागरिक हैं वो मारे जा चुके हैं, 250 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। क्या उनके मरहम पट्टी करने का, उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम लगाने का ये नैतिक जिम्मेदारी जो हमारे गृह मंत्री की बनती है वो उन्हें क्यों नहीं निभाते? मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम एग्जाम्पलरी एडिकेट कंपनसेशन की मांग करता हूं कि जो लोग मारे गए हैं उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हालात में हैं, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। अगस्त का डाटा है कि 131 के करीब जो हैं वो जवान जम्मू कश्मीर के अंदर शहीद हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आप अपने घर में डाटा को नहीं खंगालते हैं और जम्मू कश्मीर में आकर इस तरह की जब बातें करते हैं तो लगता है कि कहीं बाहरी राज्यों में इलेक्शन का बिगुल जो है बज चुका है और जम्मू कश्मीर से अब वो इलेक्शन का बिगुल फूंका जाएगा और उसकी तैयारी की जाएगी। आपको रोकूंगा, अश्विनी चुरंगू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, तकनीकी कारण से वो स्काइप से नहीं जुड़ सके। वेल अश्विनी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अश्विनी जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कपिल जी ने एलिगेशन लगाया कि जब जब जम्मू में आकर के बड़े नेता बयानबाजी करते हैं उसका मतलब सीधा ये होता है कि कहीं दूसरे राज्य में इसका फायदा उठाया जाएगा। बीजेपी के नेता दूसरे राज्य में इन बयानों को बोलने का प्रयास करते हैं, राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे आप? यानी जम्मू कश्मीर में आना फिर बंद कर दें वो सारे लोग और यहाँ बयान देना बंद कर दें। यहाँ तो हर समय इलेक्शंस होते रहते हैं, हर 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं पर इलेक्शंस होते रहते हैं। ये जो बयान यहाँ आकर के कोई भी नेता देता है उसके 2 आशय होते हैं। एक तो ये होता है कि सरकार की तरफ से उस स्थिति को स्पष्ट करें और दूसरा ये होता है कि राजनीतिक दृष्टि से अगर उनकी पार्टी पर कोई सवाल खड़ा हो गया है या उन्होंने कोई स्पष्टीकरण देना होता है वो उस निमित्त वो बयान देते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो इसका राजनीति यानी इलेक्टोरल राजनीति से कोई इसका रिश्ता नहीं है जो उनके बयान। अश्विनी जी, आपने सुरेंद्र सिंह बंटी जी को नहीं सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि असल में परिवारवाद जो है भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को ज़्यादा बढ़ावा देती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि अगर आप पीडीपी के साथ सरकार बना सकते हो जो परिवारवाद की पार्टी, आप शिवसेना के साथ बना सकते हो, तो आप में भी परिवारवाद वाली सोच है। सवाल ये पैदा होता है कि हम एक पार्टी के रूप में क्या है, हम सारे देश को एक परिवार मानते हैं, हम सारे समाज को एक परिवार मानते हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो हम परिवारवादी हैं, हाँ, लेकिन जो यहाँ पर परिवारवाद की समीक्षा की गई है या उसका जो स्पष्टीकरण है वो ये है कि जिन पार्टीज में परिवार को लेकर के और कुछ नहीं है, जैसे आप ये देखेंगे जब से ही वो पार्टियां बनी हैं उनके प्रेसिडेंट, उनके नेता, उनके चीफ मिनिस्टर केवल एक परिवार से आते हैं। फॉर एग्जांपल ये तीनों परिवार सामने हैं, एक ही परिवार से सारे लोग, चाहे वो पार्टी के प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, नेता विपक्ष हो, नेता पक्ष हो, ये सारे एक ही पार्टी से आते हैं। ये होता है राजनीतिक परिवारवाद, जिसकी सबसे बड़ी 2 मिसालें कम से कम कश्मीर में तो है। सबसे पहली मिसाल तो ये है
पीडीपी और दूसरी बड़ी मिसाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये सच्चाई से मुख थोड़ी मोड़ सकते हैं। जी। मैं ये नहीं कहता कि यही दो पार्टीज है, और भी कई पार्टीज हैं जो केवल इसी आधार पर अब मेरे हिसाब से तो, और जो सच्चाई भी है, भारतीय जनता पार्टी सारे देश को एक परिवार मानती है, और उस दृष्टि से हम सारे देश को परिवार मानने के लिए हम भी परिवारवादी हैं। जी जी, कपिल जी आप क्या जवाब देंगे पहले? जी देखिए, अभी चरंगू जी ने कहा कि वीआईपी क्या जम्मू कश्मीर में आना छोड़ दें, तो मैं आपके माध्यम चरंगू जी आप सुन पा रहे हैं इनको? कपिल बिल्कुल सुन पा जी रहा हूं जी कपिल। मैं जी। आपके माध्यम से इनको जवाब देना चाहूँगा कि धारा 370 टूटने के बाद 300 के करीब वीवीआईपीज़ की मूवमेंट जो है वो घाटी के अंदर हुई है, और जम्मू के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का ही बयान था कि 3 भी जम्मू में नहीं आए। पिछले साल 36 के करीब मंत्रियों ने कश्मीर के अंदर विजिट किया, 70 के करीब मंत्रियों ने विजिट जो है वो इस दौरा जो है वो इस साल जम्मू कश्मीर के अंदर किया। और आपने सबने देखा नेट के ऊपर, सबने, हमने भी मीडिया के माध्यम से देखा, कोई घुड़सवारी कर रहा था, कोई झूला झूल रहा था। तो जम्मू कश्मीर में जो इतनी वीवीआईपीज़ की मूवमेंट है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी दबे आवाज में वो बेचारे वो कहते हैं कि हम इतने वीवीआईपीज़ को संभाल नहीं सकते। और जब भी इतने वीवीआईपीज़ इतनी बड़ी मात्रा में सैर सपाटे के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं, तो सारा सिक्योरिटी का जो डाइवर्जन है वो वीवीआईपीज़ की सुरक्षा के लिए लग जाता है, और आम आदमी जो है वो आसानी से आतंकवाद का शिकार होता है, और आतंकवादी उन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं। इतनी जानें चली गई वीआईपीज़ की मूवमेंट के ऊपर, इसकी जवाबदेही किसकी है? वो 300 वीवीआईपीज़ आखिर करने क्या आते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? मैं ये जवाब आपसे चाहता हूं। अश्विनी जी, इनका ये कहना है कि वीआईपी आने के साथ जो सिक्योरिटी है डाइवर्ट हो जाती है, और जो ऐसे तत्व हैं उनको मौका मिल जाता है सॉफ्ट किलिंग का, सॉफ्ट टारगेट बनाने। मुझे लगता है ये आतंकवाद को लेकर के बड़ी एक छोटी सी एक धारणा है। मुझे नहीं पता कि आतंकवाद को लेकर के इनकी क्या सोच है। आतंकवाद बेसिकली ये एक जिहादी आतंकवाद है जो पाकिस्तान से प्रायोजित है। इसकी अपनी ट्रेनिंग है, अपने फंड्स है, अपनी स्ट्रेटजी, और एक गजवाई हिंद का एक स्लोगन है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है भारत के खिलाफ, और इसका सिक्योरिटी फोर्सेस को ये उलामा देना कि वो वीआईपी के रखरखाव में लग जाते हैं और उसके कारण से सिक्योरिटी में चूक होती है, मुझे ऐसा लगता है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है, और ये ठीक नहीं है। ये इल्जाम ठीक नहीं है। मेरा सुरक्षा बलों के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है, और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से सुरक्षा बल सारे जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं वो पैरेलल है, और उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। उन्होंने जान अपनी दे करके, जान अपनी देश की बलि चढ़ा करके हमें ये दिन दिखाया है कि हम मूवमेंट कर सकते हैं, अपने घर में सुरक्षित है। और जो उन्होंने कार्य किया है पिछले 35 साल में, जो सुरक्षा उन्होंने कार्य किया है वो सराहनीय है। लेकिन चरंगू साहब जरूरी जोड़ना चाहूंगा, चरंगू साहब, अमित शाह गृह मंत्री ने यह भी एलिगेशन लगाया है कि ये परिवारवाद 70 साल से जो कश्मीर की या जम्मू कश्मीर की दशा है उसके लिए ये परिवारवाद जिम्मेदार है। अगर अब्दुल्ला खानदान की बात करें इसका भी जिक्र किया उन्होंने, अगर कहें मुफ्ती खानदान की, तब गांधी परिवार की बात करें उनका भी। क्या इनके लोगों ने शहादत नहीं दी? डेमोक्रेसी को जम्मू कश्मीर में बहाल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शहादत नहीं दी, पीडीपी ने शहादत नहीं दी, कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता नहीं मरा। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जिन्होंने शहादत दी है जी, वो सारी पार्टी से है, सारे समाज से है, किसी एक विशेष वर्ग से नहीं है, वो सारे समाज से है। लेकिन एक चीज है, जो सिलेक्टिव किलिंग कश्मीरी पंडितों या हिंदुओं या सिखों की हुई है वो एक विशेष कैटेगरी में आता है। बाकी बलिदान तो सबने दिए हैं, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो, लेकिन अलग अलग बलिदानों के अलग अलग प्रकार के कारण भी हैं। जैसे कश्मीरी पंडितों के लिए जो हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो हिंदू है, या हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि वो हिंदू है। अदरवाइज जो बाकी लोग हैं जो उनका बलिदान हुआ है वो इसलिए हुआ है कि या तो वो राजनीति से संबंध रखते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, सरकारी और सिक्योरिटी फोर्सेस से संबंध उनका है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि पिछले 35 साल में जितने भी बलिदान हुए सबकी अपनी अपनी कीमत है, और सबका अपना अपना एक महत्व है, और हम सबके लिए समान रूप से चाहते हैं कि सरकार जो है सबको एक ही भावना से ले ले, और जहां भी जो मदद चाहिए उन सबको एक ही समान रूप से मिलनी चाहिए। इस दृष्टि से कल जिस प्रकार से
अमित शाह जी वो सब इंस्पेक्टर जो शहीद हुए थे उनके घर में गए, उनको सांत्वना दी और ये भी सब स्पष्ट कहा कि उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी और बाकी जो एक्सग्रेशिया पेमेंट है वो भी उनको मिली है। ये उसके लिए बहुत बड़ी मिसाल है। और उसके बाद अश्विनी जी आपको रोकूंगा, मैं चाहूंगा कि सुरेंद्र सिंह बंटी, अश्विनी जी मैं आपको रोकूंगा, मैं चाहूंगा सुरेंद्र बंटी इसका जवाब दें। क्या कहेंगे सुरेंद्र जी? देखिए, मैं श्रोगी साहब की बात का मतलब समझ नहीं पाया। वो ये कह रहे हैं कि सबने कुर्बानियां दी, तो फिर आप राजनीतिकरण क्यों करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का? जी, सिक्योरिटी फोर्सेस तो 70 साल से अपना काम बखूबी कर रहे हैं। वो 47 से लेके कबायलियों के हमले से लेके आज तक जो हमले हो रहे हैं वो तो हमले भी झेल रहे हैं, उसकी जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं, अपनी जानों की बलि भी दे रहे हैं। उसके साथ ये जो सिविलियन की टारगेट किलिंग का जो मसला है, जिसकी वजह से अमित शाह जी को आना पड़ा 2.5 साल के बाद, 370 तोड़ने के बाद, जैसे उन्होंने दावे किए थे सरकार ने कि मिलिटेंसी की हम कमर तोड़ देंगे, ये 370 ही वजह है मिलिटेंसी की। उसके 2.5 साल लगे गृह मंत्री जी को कश्मीर में आते आते। यहाँ पर के आकर के सिक्योरिटी एजेंसीज की जो आज के अखबारों ने जो न्यूज़ कैरी की है कि सबकी लताड़ लगाई है उन्होंने जी, तो ये फेलियर जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, जिसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की बनती है, ना कि सिक्योरिटी फोर्सेस की। सिक्योरिटी फोर्सेस काम करती है इनपुट्स के ऊपर और इनपुट्स देती है इंटेलिजेंस एजेंसियां। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को मानना पड़ेगा कि ये इंटेलिजेंस फेल्यूर की वजह से हो रहा है। जैसा कि हमने अपनी पिछली चर्चा में भी कहा था कि मोडस ऑपरेंडी जो है वो चेंज करते रहते हैं और उसको एंटीसिपेट करना हमारी एजेंसीज का काम है। वो इनपुट देती हैं ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट रहें। अब कौन कहाँ कब कार्रवाई करेगा इसका पता तो सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं। वो तो बेचारे सड़क पे खड़े हुए भी उनको चलते चलते कोई या तो गोली मार जाता है, ग्रेनेड फेंक जाता है। वो तो अपनी ड्यूटी बखूबी कर रहे हैं, आप लोग उनका राजनीतिकरण करते हैं। ये राजनीति आप करते, सिक्योरिटी फोर्सेस या फौज को बीच में आप लाते हैं और कोई पार्टी नहीं लाती। इस देश में पिछली सरकारों के टाइम 71 की जंग भी जीती, 47 में कबायलियों का मुकाबला भी किया, 65 की जंग भी जीती, कारगिल वार भी जीती। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा कोशिश करती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बलिदानों को, उनकी जो दी हुई आहुति, प्राणों की आहुतियों को हमेशा उसका राजनीतिकरण करके उसका फायदा लिया जाए। लेकिन ये जो किलिंग्स हुई है जिसकी वजह से आज गृह मंत्री जी को आना पड़ा कश्मीर, आकर के उन्होंने चाहे वो जाकर के वो जो ऑफिसर्स हैं उनके घर पे जाकर के उन्होंने मुलाकात की होगी, उनको जॉब वगैरह ऑफर दी होगी, लेकिन मूलभूत कारण जो मिलिटेंसी का है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो सरकार बखूबी समझती है। लेकिन देने के लिए इस सरकार के पास कुछ नहीं है। लेने के लिए टैक्सेस हैं, आपके दोनों हाथ एक और बात जेब के अंदर है। एक बात और उन्होंने कही कि पाकिस्तान से बात करने वालों को वो जवाब नहीं देंगे। कल ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, परसों भी उन्होंने कहा था कि पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए। देखिए ये लोग ये सरकार जो है ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलती है। अगर बातचीत का फायदा नहीं था, अश्विनी जी आप सुन पा रहे हैं ना? मुझे ये बताइए, कल बंटी जी को जवाब देना, अगर बातचीत करने वालों से आप बात नहीं करते या उनकी बात नहीं सुनते तो फिर लाहौर में बिना वीजा के आप क्या करने गए थे? वहां तो जाके आपने साड़ी आदान प्रदान की, वहां आम आदान प्रदान हुए, वहां जपियां भी डाली गई, बिरयानी भी खाई गई। अगर आपका मन करे तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन जब विपक्ष आपसे कहे कि आप बात करिए, बातचीत से मसले का हल निकालिए, वो आप आंखें दिखाते हैं। आप उस वक्त 56 की छाती। चलो अश्विनी जी आप हमें बताइए, क्या वाकई में पाकिस्तान से बात होनी चाहिए? और जो एलिगेशन बंटी जी ने लगाया, उन्होंने कहा कि आप बिना बताए चले जाते हैं लाहौर में। देखिए यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, उनको वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहले उनको ये पता रहना चाहिए, प्रोटोकॉल की दृष्टि से उनको वीजा की जरूरत नहीं होती है। वो जब भी अपना कार्यक्रम बनाते हैं तो वीजा के बगैर बनाते हैं। और अगर वो वहाँ गए हैं, वो उन्होंने अपनी स्पष्टता जो है और सहजता जो उनके मन की है वो उन्होंने साथ, वो जन्मदिन की पार्टी में गए, वो कोई प्रपोज प्रोग्राम नहीं था, वो जन्मदिन की पार्टी में गए। अलग से बहस होगी। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहूँगा कि वो ये है कि पाकिस्तान से तब तक बात नहीं होगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समाप्त नहीं करता। क्योंकि हमने एक जो डॉक्ट्रिन बनाया है वो केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो तो यूपीए गवर्नमेंट में बना हुआ डॉक्ट्रिन है, दैट टॉक्स एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर। भारतीय जनता पार्टी ने जो यूपीए गवर्नमेंट के वक्त ये फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन बना था, उसी को इंप्लीमेंट किया है और वही आज तक हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट देयर विल बी नो टॉक्स अनलेस एंड अंटिल पाकिस्तान स्टॉप्स टेररिज्म फॉर ऑल द टाइम्स।
जी। टॉक्स एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर। अश्विनी जी बंटी जी यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा था आतंकवाद हो तो बात एक साथ नहीं चल सकती थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बंटी जी कह रहे हैं, बिना बताए वहाँ क्यों चले जाता है लाहौर में? वो देखिए, प्रधानमंत्री ने किसी को बताना नहीं होता है। प्रधानमंत्री ने अपने जो उनके फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट है और प्रधानमंत्री कार्यालय, उनके साथ सलाह मशवरा करना होता है। और उनको उस वक्त ये ठीक लगा जब वो काबुल से वहां लौट रहे थे, तो चूंकि वहां पर जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के थे, उनके घर में कोई फंक्शन थी, उन्होंने उसका यूज करना, उन्होंने दोनों देशों में जब आपको अच्छा लगे तब आप इसको डिप्लोमेसी बोलिए। जब दूसरा कोई करे तो वो आपको पसंद नहीं आता। नहीं की थी जी, कभी ये नहीं कहा था कि उन्होंने इसका वेलकम किया था। जी। हम आज भी मानते हैं जो उन्होंने उस वक्त किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। कपिल जी, आपने जिस तरह से बंटी जी ने आरोप लगाया कि अपनी सहूलियत के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार अपने ही बयानों को अपने तरीके से ले लेती है, क्या वाकई में ये सही बात है? जब इनको अच्छा लगता है तो बातचीत की भी बात करते हैं, जब नहीं लगता, जब सूट नहीं करता तो नहीं करते। मैं सबसे पहले चरंगू जी की उस बात का जवाब देना चाहूँगा जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडित, हिंदू सबको डिवाइड कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लाइन ही वैसी है कि सबको डिवाइड कर दो। कश्मीर के अंदर जितनी भी हत्याएं हुई हैं वो सब के सब राष्ट्रवादी लोग थे, वो नेशनलिस्ट लोग थे जिनकी हत्याएं हुई हैं, और उनको बचाने में सरकार जो है वह नाकाम हुई है पूरी तरीके से। यहाँ तक पाकिस्तान के साथ बात है, ये तो सरकार का प्रोरोगेटिव है कि सरकार उसको किस तरह से डील करती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार जब सत्ता में नहीं थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, तब तो वो 56 इंच का सीना पाकिस्तान को दिखाने की बात करते थे, चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे। आज वो 56 इंच का सीना कहाँ है? आज भी आप वही रोना रो रहे हैं कि आप पाकिस्तान का प्रायोजित आतंकवाद है, पाकिस्तान का प्रायोजित आतंकवाद है। पर अगर पाकिस्तान का प्रायोजित आतंकवाद आपसे नहीं संभाला जाता तो गृह मंत्री जी से कहिए कि इस्तीफा दे दें। अगर आपको निर्दोष लोगों की हत्या अगर आप नहीं कंट्रोल में कर सकते हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और करप्शन के ऊपर अमित शाह जी ने एक बात कही, मैं आप ही के माध्यम से चरंगू जी से भी पूछता हूं और अमित शाह जी से भी पूछता हूं, आखिर वो आरएसएस का वो बड़ा अफसर कौन है जिसका सत्यपाल मलिक जी ने बयान में कहा है, जिक्र किया है उन्होंने अपने बयान में कि आरएसएस का एक बड़ा अफसर था, उसने मुझे रिश्वत देने की ऑफर की, और सत्यपाल मलिक जी ने उसके ऊपर उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर उस वक्त कार्रवाई नहीं हुई तो आज कार्रवाई होनी चाहिए। एक और बड़ा सवाल आता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में ये कहा है कि पहले परिसीमन होगा, उसके बाद इलेक्शन होगी और उसके बाद ही जो है स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। और बंटी आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आल पार्टी मीट हुई थी तो सबने ये मशवरा दिया था कि पहले स्टेटहुड मिलेगी तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी, और हो सकता है अगर स्टेटहुड नहीं मिलता है, परिसीमन के बाद इलेक्शन करवाए जाते हैं, तो शायद फॉर्मर सीएम इलेक्शन नहीं लड़े। क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास की बात करती है, हमने और आपने अपने इन 25-30 सालों के अनुभव में ये देखा है, हमने यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनते हुए देखा है। किसी स्टेट को डिमोट होकर के यूनियन टेरिटरी बनते हुए मेरा ख्याल है इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जो कि ताज कहा जाता है पूरे हिंदुस्तान का, उसको आपने डिमोट करके यूनियन टेरिटरी बना दिया, और अब आप दोबारा अपनी सहूलियत के हिसाब से कहते हैं पहले परिसीमन होगा, फिर सरकार बनेगी, उसके बाद हम इलेक्शन होगी, सरकार बनेगी, फिर हम देखेंगे। यानी अगर आपकी सरकार आई या आपको लगा आंकड़े आपके पक्ष में तो आप इसको स्टेटहुड देंगे, जब आपको लगेगा कि सरकार बनने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का इसमें हित नहीं है, तो आप इसको यूनियन टेरिटरी, सीधी सी बात है, आप अपना हित पहले देखते हैं, देश का और जम्मू कश्मीर का हित आपका बाद में है, वो आपकी सेकंड प्रेफरेंस में आता है। आप इसीलिए चुनाव नहीं करवा रहे, आपको ग्राउंड रियलिटी का पता है कि आज अगर चुनाव हो जाए ये 25-5 भी नहीं रहेंगे, इसलिए आप तोड़ कर दूसरी पार्टी चरंगू साहब से जवाब मांगेंगे। चरंगू साहब क्या कह रहे हैं आपका? इनका कहना है कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देखते हैं और आज आपको ग्राउंड रियलिटी का पता है इसलिए चुनाव नहीं करवा रहे। देखिए, सच्चाई तो ये है कि जो अगस्त 2019 में सारे डेवलपमेंट्स पार्लियामेंट के प्रोसेसेस के माध्यम से हुई,
जी। वो राजनीति से प्रेरित नहीं थे, वो तो राष्ट्र नीति से प्रेरित थे। इसीलिए जो उस समय किया गया और जो उसके साथ में सारी स्ट्रैटेजीज लगाई गई, उनके पीछे भी राष्ट्र नीति थी और देश का भला था। और उन्हीं को देख करके यहाँ कोई स्टेट की प्रमोशन और डिमोशन का इश्यू नहीं आता। जब राष्ट्र नीति आती है तो उस वक्त ये देखा जाता है कि देश के लिए किसमें भला है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी, रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जेएंडके स्टेट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और लद्दाख को कश्मीर हेजेमनी से दूर करना था किसी भी सूरत से। कश्मीर, ये जो कश्मीर की हेजेमनी थी, विशेषकर जो वो लद्दाख के ऊपर थी, लद्दाख को उसकी चंगुल से बाहर लाना था, क्योंकि 30 साल से वहां संघर्ष चल रहा था और उस संघर्ष के माध्यम से उनको यूनियन टेरिटरी मिलनी थी और रिऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उनको मिली। उसके बाद में जिस प्रकार की स्थिति बनी कि लेकिन चिरंगू साहब, उसके लिए केवल डिलिमिटेशन एक तरीका था। और चिरंगू साहब, बंटी जी का ये कहना है कि अमूमन हमने यूटी को स्टेट बनते देखा है, स्टेट से यूटी यानी डिवकॉम से नायब तहसीलदार बनते नहीं देखा। ये उनका कहना है। नहीं, देखिए ये एक राष्ट्रनीति का विषय है। यहाँ पर सब कुछ राष्ट्रहित में, सब कुछ राष्ट्रहित में, स्टेट यूनियन टेरिटरी। अब उसमें भी पार्लियामेंट में ये कहा गया कि अप्रोप्रिएट टाइम पर जो है स्टेटहुड वापस दी जाएगी। ये अप्रोप्रिएट टाइम की डेफिनेशन आप बताएंगे? अप्रोप्रिएट टाइम क्या है, कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रोप्रिएट टाइम? जो करने वाले अपने नेताओं के भाषणों को आप कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ देते हैं, वो तय करेंगे कि अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा होगा। बाकी पार्लियामेंट में सरकार ने वचन दिया है कि यूनियन टेरिटरी को सही समय पर फिर से। ये सही समय की परिभाषा बताइए चिरंगू साहब। ये सही समय भारतीय जनता पार्टी के लिए है या सही समय देश और राज्य के लिए है, ये बताइए। नहीं चिरंगू साहब, ये बंटी ये पूछ रहे हैं, ये अप्रोप्रिएट टाइम की परिभाषा क्या है? ये सही अप्रोप्रिएट टाइम की परिभाषा ये है कि जो उस समय सत्ता में नंबर 1 और लेजिस्लेटिव पार्टीज में, चाहे वो पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, जो वहां के मेंबर्स तय करेंगे, दैट इज द अप्रोप्रिएट टाइम। जी कपिल जी, गुलाम नबी आज़ाद ने पूरा जोर दिया था ऑल पार्टी मीट में, और ये एक संदेश दिया था उन्होंने कि अगर स्टेटहुड पहले आता है उसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी, बिल्कुल पोल परसेंटेज ज़्यादा बढ़ेगा। क्या कहेंगे? ये राष्ट्रनीति की जो बात करते हैं, ये मैं कपिल, ये चिरंगू साहब, ये मैं कपिल जी से पूछ रहा हूँ। कपिल जी से, चिरंगू साहब आपके पास दोबारा आता हूँ। कपिल जी बताएं। राष्ट्रनीति का बहाना लेके भाजपा नीति और आरएसएस नीति को बार बार लागू करना, मैं ये समझता हूँ कि ये देश हित में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देश हित में राजनीति जो है वो इस देश में पिछले 7 सालों से हो नहीं रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, हम पिछले 7 साल से देख रहे हैं कि इलेक्शन मोड के ऊपर हैं और वो अभी तक सत्ता के लोलुपता में वो पूरी तरह से लिप्त हैं और सत्ता को किसी तरह भी पाना चाहते हैं। आपने मुझसे पूछा कि आज़ाद साहब ने कहा कि वो जब स्टेटहुड जो है वो अगर पहले मिल जाए, अच्छी बात है। जैसे मेरे साथी बंटी जी ने कहा कि अगर स्टेटहुड अगर जो है हमने आज तक कभी भी छीनते हुए देखा नहीं गया, हम यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनते हुए देखते हैं, तो स्टेटहुड अगर पहले आती है तो निस्संदेह हम पार्टिसिपेशन जो है वो इसमें ज़्यादा होगी, बढ़ चढ़कर होगी। लेकिन कपिल जी, मैं ये सवाल पूछ रहा था कि जिस तरीके से आपने कहा कि अगर पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहते ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो? क्योंकि अगर ज़्यादा पोल परसेंटेज होता है, बढ़िया गवर्नमेंट आती है, तो उसका विश्वास ज़्यादा बन जाता है। बिल्कुल ज़्यादा बन जाता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा ना कि देश हित में भाजपा नीति और आरएसएस नीति को जब इम्प्लीमेंट करने की आप बात करेंगे, मैंने आपके माध्यम से एक सवाल पूछा चरंगू जी से कि वो आरएसएस का बड़ा अफसर कौन सा है और अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छोटी सी बात का जवाब तो दें। चलिए कपिल, मान लेते हैं कि सरकार आपके हिसाब से डिलीवर नहीं कर पा रही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि 2014 के बाद 19 में जब चुनाव होते हैं 303 सीटें कैसे ले लेते हैं वो? अगर वाकई में आपकी नज़र में वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो पब्लिक क्यों जुड़ रही है, देश का लोग क्यों जुड़ रहे हैं, देश का वोटर क्यों नहीं जुड़ रहा है? देखिए,
3, 4, 5 साल जिस तरह सरकार का कार्यकाल रहा जी, और देश को जिस तरह से चरंगू जी ने भी अपनी ही लाइन पे बात की, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को भी बांटा, सिखों को भी बांटा, हिंदुओं को भी बांटा, फिर जो बाकी जो लोग वहाँ पे मारे गए बेचारे उनका नाम नहीं लिया। मैंने तो कह दिया ना कि सभी जो हैं वो बेचारे राष्ट्र प्रेमी लोग थे जिनकी हत्याएं हुई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सेना का, सत्ता का राजनीति के अंदर दुरुपयोग किया है, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में ये राजनीति में और राजनेताओं के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं है। और आम जनता जो है वो डेवलपमेंट चाहती है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर आप कोई पिछले 2 सालों में धारा 370 तोड़ने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट ऐसा बता दीजिए कि जो आपने एक आपके लिए लैंडमार्क जो है वो जम्मू के लिए साबित किया हो। रोजगार, जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो तरस रहा है। महंगाई, खाने का तेल, हम तो डीजल पेट्रोल की बात करते हैं, वो तो बड़ा ही बड़ा, वो तो रोज आने वाला दिखाई देता है। एलपीजी गैस की अगर हम बात करते हैं, वो रोज सिलेंडर बढ़ता है और दुगना से ज्यादा दाम हो गए उसके। लेकिन खाने का तेल 200 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। मुझे लगता है जनता को उबला हुआ खाना पड़ेगा। और जनता को आज मैं ये समझता हूं कि एक बार ये सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई जनता ने जिस कार्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे। चरंगू साहब, आप इसका जवाब देंगे? आप पर आरोप है कि आपकी सरकार ने एक भी कोई ऐसा जम्मू कश्मीर में प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट नहीं बनाया है। मुझे इसका जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। जो चीज कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो जितने IIM बने हैं, IITs बने हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बने हैं, और यहाँ पर इतने पुल आप देख रहे हैं जो बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, उनका उद्घाटन हो रहा है। पहली सरकारों ने बनाई है। ये तो पिछले इन्हीं 7 सालों में बना है जी। और खासकर जो हम देख रहे हैं फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ये तो हमारे सामने है। सड़कें तो ऐसी हैं कई जगहों पर जहाँ थोड़ा पढ़ लिया करें चरंगू साहब, वहाँ तो मखमल जैसी स्टडी कर लिया करें जी। आप किसी भी कोने में भारत के ये जम्मू कश्मीर के जाएं, चरंगू साहब फीता काटते हुए देखते हैं ना नेताओं को। जी। तो पीछे राजनेता थे जिनको इसमें मक्खन मलाई मिल जाती थी, क्योंकि उनको वो मिल नहीं रही है आप, इसलिए उनको ये सारी चीजें नजर नहीं आती। मक्खन मलाई तो RSS के बड़े अफसर खा गए। ये प्रश्न उठाएं। बाकी जो अभी डेवलपमेंट का एक इंडेक्स है, मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे सारे लोग जिनको वो दिखाई नहीं देता, वो डेवलपमेंट इंडेक्स पहले पढ़ें और फिर देखें कि आज से 30 साल पहले, 10 साल पहले सिचुएशन जम्मू कश्मीर की क्या थी और आज की क्या है, और आने वाले जो लगभग 5 या 10 साल हैं उनमें जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के अग्रणी स्टेट्स में आ जाएगा। और यहाँ पर 50,000 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट्स इन्हीं 2 सालों में बाय द एंड ऑफ 2020 जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। अभी तक तो 10,000 करोड़ रुपए आ गया है, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए उनको? 10,000 करोड़ सरकार ने UAE और ईरान गवर्नमेंट के साथ में MOU साइन किया है। जी। बंटी जी से जानेंगे। बंटी जी, आप चरंगू जी आपसे बोल रहे हैं कि आपको डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ना चाहिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी कितना विकास है। अगर सरकार के इंडेक्स पे आप जाएंगे आपको हंसी आ जाएगी कि वो बिहार का, मुझे वो चुनाव प्रचार याद आता है, 100 करोड़ दूं के 150 करोड़ दूं, 200 करोड़ दूं के 400 करोड़। मतलब इतना हास्यास्पद आपका ये पूरा नौटंकी और ड्रामा होता है कि ऐसे लगता है कोई मंडी लगी हुई है। आपने कोरोना काल के बाद 10 लाख करोड़ जो अनाउंस किए थे, मुझे मेहरबानी करके चरंगू साहब उन 10 लोगों के नाम बता दीजिए जिनके खाते में पैसे आए। अब 2,000 रुपया साल का किसानों को देते हैं, 2,000 रुपया साल का, और आप कहते हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। आंकड़े बड़े बड़े बताते हैं, मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। 2014 की सरकार जब थी, 2014 तक सरकार का सरकारी नेट प्रॉफिट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से था वो था 75,000 करोड़ रुपया। 75,000 करोड़, जो आज 2019 और 20 में 3.5 लाख करोड़ हो चुका है। तो ये पैसा कहां से आ रहा है? ये आपके दोनों हाथ लोगों की जेब में है, दोनों हाथ। मैंने पिछली बार भी कहा था, जो बड़ी गाड़ी वाला था वो छोटी गाड़ी पे आ गया, और छोटी गाड़ी वाला स्कूटर पे, स्कूटर वाला साइकिल पे आ रहा है। ये है आपका ग्राफ। ये आंकड़ा भी बताएं लोगों को जो आप कर रहे हैं। आज मटन के साथ खाना खाने वाला जो है वो दाल और सब्जी खाने से भी है। आज आप टमाटर का भाव देखें, 80 रुपए किलो है। 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है आज की डेट में मंडी में।
शायद आप भाजपा के नेता जाते नहीं है, मुझे लगता है आप सरकार का मजा लूट रहे हैं। आपके मंत्री अगर वहां गुश्ताबे और वाजवान का मजा ले रहे हैं। आम आदमी से पूछिए वो अपना पेट कैसे भर रहा है। आम आदमी की जो कमाई है वो दिन दिन श्रिंक होती जा रही है और खर्चे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और हालत सेविंग का ये है, लोग आज LIC लेते थे, बच्चों के लिए कोई एंडोमेंट प्लान लेते थे, आज वो नील हो गया है। आप आम आदमी से पूछिए आपकी सेविंग क्या है। आम आदमी कहता है कि हमें खर्चे और जरूरियात, बच्चों की फीसें दे करके जो बचता था वो तो दूर, हर आदमी 5 से 10 हजार रुपये महीना अपनी कमाई से शॉर्ट चल रहा है और हर आदमी कर्जे पे है। JK बैंक से एक पर्सनल लोन मिलता था वो भी आपने बंद कर दिया। जी चिरंगू साहब, आपसे दो बातें जानना चाहूँगा। 2 संदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिए हैं। एक तो कहा है कि वो युवाओं के साथ दोस्ती करने आए हैं और दूसरा सख्त संदेश उन्होंने दिया है सिक्योरिटी एजेंसीज के माध्यम से कि जो अमन में खलल डालेगा उसके साथ किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ये जो पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अमन में खलल किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीनों से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बयान आया है, आपने भी नोट किया होगा, जिसमें उन्होंने बार बार ये कहा है that peace will be established and maintained and peace will not be purchased। मैं मानता हूं कि जो अमित शाह जी ने अभी ये बयान दिए हैं ये इन कंटिन्यूटी ऑफ व्हाट हैज बीन सेड बाय द LG, ये उसी की कंटिन्यूटी में है और व्हाट वी से वी मीन इट। किसी भी सूरत में जो पहले होता था कि शांति जो थी या पीस जो था उसको परचेज किया जाता था बट बाय गोइंग फॉर वन काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट और द अदर काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट, उसको जेल से जो छोड़ दो, इसकी रिहाई कर दो, ये सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। अब इस प्रकार की कोई चीज नहीं होगी जो अमन में खलल डालेगा, उसके साथ सख्ती से सरकार निपटेगी और निपट रही है। और साथ में जो आतंकवाद के साथ परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संबंधित होगा उसके लिए तो जेल जाना होगा, उसके लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, एक और बात, जहां तक ये जो इन्होंने बात की है कि सिक्योरिटी सिनेरियो यानी जिसे हम सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर कहते हैं उसमें थोड़ा सा ब्रीच हो गया है, मैं ये मानता हूँ। देखिए, बात को छुपाने से बात नहीं बनेगी। सवाल ये पैदा होता है कि सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर में कश्मीर में थोड़ी चूक हो गई थी, ब्रीच हो गया था, बट दैट डज नॉट मीन कि गलतियों से सीखा नहीं जा सकता, गलतियों से ही सीखना है। मैं मानता हूं कि जहां पर इंटेलिजेंस ये होनी चाहिए थी कि किस समय आतंकवादी हमला करेगा। देखिए, आतंकवाद का सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है, जो जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, वो होता है समय। समय किसी को पता नहीं होता है कि आतंकवाद का समय कौन सा होगा और किस समय वो अटैक करेंगे, लेकिन बाकी सब चीजों को लेकर के इंटेलिजेंस जो थी वो थी उनके पास में कि अटैक होंगे, लेकिन समय का पता नहीं था। जी, कब होंगे ये नहीं पता। जी जी, हमने इतने लोगों को खोया है, इसका गम न केवल उन लोगों को है जो सिक्योरिटी इन्वॉल्व, जो सिक्योरिटी में इन्वॉल्व। जी चिरंगू साहब, अभी हमारे पैनल में को भी इसका गम है। हमारे दूसरी जो बात आपने कही, जी हमारे चिरंगू साहब हमारे पैनल में NC के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं और आपने बड़ा संगीन आरोप लगाया कि पहले अमन खरीदा जाता था, परचेज किया जाता था। यानी यूपीए गवर्नमेंट, अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत होती थी, दिल्ली में अगर यूपीए गवर्नमेंट होती, यानी ये अमन परचेज करते थे। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं ये मानता हूँ कि ये केवल एक बार नहीं हुआ, ये तो लगातार 1947 से हो रहा है। जी, 1947 के बाद में 370 देना, उसके बाद में 1954 में 35A देना, उसके बाद में एग्रीमेंट्स करना 1952 का दिल्ली एग्रीमेंट, उसके बाद में 1975 का फिर से एग्रीमेंट, फिर 87 का एग्रीमेंट, और उसके बाद में आपने देखा होगा जिन्होंने कत्ल किए हैं, जिन्होंने जो टेररिज्म के जिम्मेवार लोग हैं कश्मीर में, उनके साथ में हमारे प्रधानमंत्री वहां पर लंच करते थे और उनके साथ में डिनर करते थे। इतना ही नहीं, उनको कई कामों के लिए विदेशों में भेजा जाता था, उनको VIP ट्रीटमेंट। आपके मंत्री क्या कर रहे हैं चश्मेशाही में और पहलगाम? This was just a purchase. जी, This was just a purchase by the central government and the political आश्रय जी, इनसे ही पूछते हैं, आपका जवाब इनसे ही लेते हैं। क्या बंटी जी वाकई में आप अमन परचेज करते थे? देखिए, मैं जुमला पहली बार, देखिए ये मैं जुमला ही पहली बार सुन रहा हूँ कि हमने ये इस तरह का इल्ज़ाम लगाना, आप हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर,
आप हमारी लोकतंत्र के ऊपर, आप हमारे पूरे प्रजातंत्र के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और ये बड़ा घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। आप नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं इस तरीके का इल्जाम लगा करके, उन शहीदों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए इतने बलिदान दिए हैं। अमन भी कभी खरीदा जाता है? सरकारें अपने अपने लिहाज से काम करती हैं। अगर अमन खरीदा जाता है तो आप तो अपने सबसे बड़े डकैत तो आप हैं, जिन्होंने लोगों का अमन चैन छीन लिया, जिन्होंने लोगों का रोजगार छीना, जिन्होंने लोगों का सब कुछ छीना आपने। आप कहते हैं अमन भी कभी खरीदा? मुझे समझ नहीं आती किस तरीके की परिभाषा है इनके, इसका क्या मतलब? या तो उसको डिटेल में बताएं। डिटेल में बताएंगे चिरंगू साहब आप? मैंने आपको डिटेल में बताया। देखिए, अमन परचेज करने का ये मतलब होता है कि अगर आर्टिकल 370 नहीं आप देंगे तो हम जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ देंगे। जी, आपने दे दिया। 1952 में हमारे साथ समझौता नहीं करेंगे, दिल्ली एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो हालात बिगड़ जाएंगे। कपिल जी, आप सुन रहे हैं? कर दिया जी। उसके बाद में हालात यहाँ तक पहुँच गए कि शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करना पड़ा, उनको पद से हटाना पड़ा। उसके बाद में चोरी छिपे 35A को पार्लियामेंट के किसी संज्ञान के बगैर उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया। 35A को किसी को पता नहीं था। 1990 तक ये बात किसी को पता नहीं थी कि आर्टिकल 35A को किस प्रकार से संविधान में जोड़ा गया। पार्लियामेंट को भी ये पता नहीं था, जजेस को पता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं था। अब आप क्या बात करते हैं? इससे परचेज क्या होगी? देश के कपिल, जो शेख अब्दुल्ला बिल्कुल एकदम निस्सहाय हो गए थे, उनको वापस लाना ये भी एक प्रकार से परचेज ऑफ पावर था, परचेज ऑफ पीस। उसके बाद में सब कुछ हो गया 1987 में फिर से एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने, जिस प्रकार से यूनाइटेड फ्रंट के प्रधानमंत्रियों ने जो देश के विरुद्ध जिन्होंने कार्य कश्मीर में किया, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के नौजवानों को वहां पर मारा, जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा, जिन्होंने सिखों को मारा, उनके कातिलों के साथ वो बैठे और बातचीत उन्होंने की। तो सजाद लोन की गोद में क्यों बिठाया आपने फिर सजाद लोन को? ये भी बता दें फिर। जी कपिल जी, आप बताएं, क्योंकि सीधे सीधे इल्जाम आप पर हैं, सरकार पर है, कांग्रेस पर है। 3 साल में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाकर इन्होंने कौन सी खरीदो फरोख्त की, वो तो सत्यपाल मलिक ही इसका जवाब दे सकते हैं जी। लेकिन शायद चिरंगू जी को ये नहीं पता कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी। 85% के करीब इसकी जो पॉपुलेशन थी वो मतलब उनको अपीज करना बड़ा जरूरी था। कपिल जी, आप सीधा सीधा कह रहे हैं। उन्होंने उनके पास उस वक्त भी ऑप्शन था और उन्होंने उस वक्त 2 नेशन थ्योरी को शेख अब्दुल्ला ने भी रिजेक्ट किया, मैं आज नाम लूंगा उनका, और कश्मीर की जनता ने भी 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। भारत के साथ उन्होंने बाकायदा, महाराजा हरि सिंह ने विलय किया और जनता ने भारत के साथ रहना पसंद किया। से हम सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं, मुत्तफिक हैं, लेकिन सवाल यह कि आगे अपील करना पड़ेगा। अगर अपील देखिए, आतंकवाद पंजाब में भी रहा, आतंकवाद हमने LTTE का भी देखा, जो तमिलनाडु में जो सर उठाने की कोशिश की गई। हम नक्सलवाद इस देश में देख रहे हैं। हमने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे वाद देखे हैं। हमने नाजीवाद देखा है, हमने ब्लैक एंड वाइट रेसिज्म देखा है। तो कहने का मतलब है जो आतंकवाद है या कोई भी इस तरह की अराजकता है, उसके लिए कहीं भी किसी चीज के लिए जगह नहीं हो सकती है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने खरीद और फरोख्त की बात की, तो मैं तो बड़ा ही आज अफसोस लग रहा है मुझे कि इतने बड़े कदावर नेता, इतने बड़े कद के लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, ये नेशनल सिक्योरिटी और हमारी फौज के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि खरीदो फरोख्त होती रही है। क्या नेशनल सिक्योरिटी ने के लिए और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए हमारे फौजियों ने, हमारे पुलिस वालों ने जो शहादत दी है, आज ये उन्हीं को दरकिनार कर रहे हैं। आपके बयान का जो लब्बो लबाव है, उससे ऐसा लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, इसका ऑप्शन था इनके पास, वो जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ जाए, पाकिस्तान के साथ, वो इंडिया के साथ, ये इसलिए जरूरी हो गया था वक्तन उनको 35 से 2-370। 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और हमें ये समझना पड़ेगा, 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और भारत के साथ उन्होंने रहना पसंद किया, उन्होंने रिजेक्ट किया उस चीज को। बंटी, आप कुछ बोलना? मैं कहना चाहता हूँ, कपिल जी की बात की तारीफ करता हूँ। देखिए, ये बात सच है कि साहब आप सुनिएगा कि इससे बड़ी सेकुलरिज्म की मिसाल, जिस सेकुलरिज्म का मजाक भारतीय जनता पार्टी उठाती है, इससे बड़ी सेकुलरिज्म की मिसाल, इससे बड़ी नेशनलिज्म की मिसाल दूसरी दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती। जम्मू कश्मीर के अंदर महाराजा ने
अपने लोगों को स्पेशल स्टेटस दिया। जिस महाराजा को तो ये कहते हैं हमारे हीरो हैं, वो उन्होंने विलय भारत के साथ किया। विलय दिवस मनाते हैं, लेकिन महाराजा के नाम की छुट्टी देने से इनको परेशानी है। महाराजा के दिए हुए स्पेशल स्टेटस से इनको परेशानी है। वो महाराजा का दिया हुआ स्पेशल स्टेटस ही था जिसके तहत 370 को उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रूप दिया गया। उस 370 को आपने तोड़ा। और ये बात टू नेशन थ्योरी को कश्मीरियों की रिजेक्ट करने वाली बात जो है, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये कश्मीर के लोग थे, ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, जिन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के साथ जाने की बजाय, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो एक्ट था वो एक प्रोविजन था उसमें कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो उनकी चॉइस है, दे कैन ईदर जॉइन द इंडियन डोमिनियन और दे कैन गो विद इंडिया और दे कैन डिक्लेयर एज इंडिपेंडेंट। आप जवाब दे दें संक्षिप्त में, टाइम कम है। विनोद जी, बड़ा जरूरी है जो जिस तरह का इन्होंने अंत में सवाल खड़ा कर दिया है उसका स्पष्टीकरण देना। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था उसमें लोगों को कोई राइट नहीं था कि वो पाकिस्तान जाए या हिंदुस्तान जाए या अलग रहे। ये हक केवल महाराजा को था कि वो पाकिस्तान जाए हिंदुस्तान जाए, और तीसरा ऑप्शन नहीं था। लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि उसके कारण एक्सेशन जो है वो एंडोर्स हुआ है, वो गलत कह रहा है। ये फेक नैरेटिव है। उसी फेक नैरेटिव को 70 साल से ये सारी पार्टियां, कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां चला रही हैं, विशेषकर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। लोगों का कोई रोल नहीं था। जो 1932 का वो जो एक्ट है, स्पेशल एक्ट, उसका भी पूछे जो स्पेशल स्टेटस है उसके बारे में क्या स्टैंड है। तो महाराजा एक मिनट में कपिल, एक मिनट में आप बाइंड अप करें, 1 मिनट में डिस्कशन को बाइंड अप करें। एक मिनट। रंगू जी को शायद पता नहीं है कि 500 कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का ये मतलब नहीं कि जो वहाँ की माइनॉरिटीज हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी के रहमो करम पर जिंदा रहे। कपिल डिस्कशन को बाइंड अप। मुस्लिम मेजॉरिटी जो यहाँ पर है वो केवल 67% है। बाकी की 33% नॉन मुस्लिम। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो है उनके इक्वल राइट। चिरंगू साहब, आप कपिल जी को सुन लीजिए। 1 मिनट बस, 1 मिनट में कपिल जी, 1 मिनट में आप कर दीजिए। जो अभी ये डाटा जो दे रहे हैं ना, ये पीओके की पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं इनके एक्सेशन के ऊपर पहले जवाब देना चाहूंगा कि 599 के करीब प्रिंसली स्टेट थी, जिनमें से 565 का विलय जो हुआ था वो भारत के साथ लगभग हुआ था। 24 के साथ जो प्रिंसली स्टेट थी वो पाकिस्तान के साथ चली गई थी। हालांकि जम्मू कश्मीर के महाराजा ने ये कहा कि वो थोड़ी देर इसको देखना चाहते हैं, वो तो उन्होंने उसका देखा भी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने हमला किया। उसके बाद हम सबको पता है। लेकिन जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनका जो एक्सेशन और उसके बाद इमर्जर हुआ था, एक्सेशन जो किया था वो उनके जितने भी रूलर्स थे, महाराजा थे, नवाब थे, बादशाह थे, उन्होंने किया था। और उसके बाद जो इमर्जर हुआ था वो वोटिंग के साथ हुआ था, जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शन हुई थी, और उसके बाद सारी प्रिंसली स्टेट्स का भारत के साथ विलय हुआ था। जी कपिल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए। चिरंगू साहब, आप हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बंटी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।